कैसे हो बच्चों? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या हाल है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर अच्छा है। अच्छा, क्या पढ़ रही इस समय आप? सर वो डिसऑर्डर आप पढ़ाने वाले थे। हम्म? सर डिसऑर्डर पढ़ाने वाले थे। किसका? सर्कुलर सिस्टम। यस। बेटा, जब हार्ट बीट रेट 100 या 200 से ज्यादा हो जाए तो क्या कहलाता है? टैकीकार्डिया। 60 या उससे कम हो जाए तो क्या कहलाता है? ब्रैडीकार्डिया। आर्थ्रोपोडा में कैसा सर्कुलर सिस्टम है? ओपन या क्लोज? ओपन। ओपन। मोलस्का में कैसा है? बोथ ओपन एंड क्लोज। ओपन है, सेफेलोपोडा में क्लोज। बेटा, 55% क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। 90 से 92% क्या होता है? वाटर प्लाज्मा। वाटर इन प्लाज्मा। वाटर इन प्लाज्मा। प्लाज्मा। 6 to 8% क्या होता है? प्रोटीन इन प्रोटीन इन प्लाज्मा। 6 to 8% प्रोटीन इन प्लाज्मा। ठीक। 45% क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट। 5 मिलियंस क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी। 12 से 16 ग्राम पर 100 ml क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। 120 दिन किसके लिए? आरबीसी। आरबीसी। 6000 से 8000 क्या है? नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। नंबर ऑफ 60 से 65% क्या है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। 20 से 25% क्या है? लिम्फोसाइट। 6 से 8% क्या है? मोनोसाइट। मोनोसाइट। 2 से 3% क्या है? इओसिनोफिल्स। 0.5 से 1% क्या है? बेसोफिल्स। 1.5 लाख 3 लाख क्या है? सर क्या? 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। क्या है? आरएच पॉजिटिव। 2 चैम्बर हार्ट किसमें? फीसेस। प्राग में कैसा है? थ्री चैम्बर। रेप्टाइल में कैसा है? चैम्बर है, क्रोकोडाइल में फोर्थ क्रोकोडाइल में कितना है? फोर चैम्बर। बर्ड्स में कैसा है? फोर चैम्बर। मैमल में कैसा है? चैम्बर। लेफ्ट सिस्टमिक आर्च किसमें है? मैमल्स। 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 मैमल में। राइट सिस्टमिक आर्च किसमें है? बर्ड्स। बर्ड्स राइट और लेफ्ट दोनों सिस्टमिक आर्च किसमें है? एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स में बेटा। ट्रंकस आर्टिरियोसस किसमें है? एम्फीबियन में। एम्फीबियन। साइनोसोमोसस किसमें है? फिशेस। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल तीनों में। सिंगल सर्कुलर किसमें? फिशेस। फिशेस में। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलर किसमें? रेप्टाइल्स। एम्फीबियन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में। कंप्लीट डबल सर्कुलर किसमें? बर्ड्स एंड मैमल्स। मैमल्स। बर्ड्स, क्रोकोडाइल और मैमल्स में। ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच? राइट राइट एट्रियम एंड राइट। मिट्रल वाल्व किसे कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड को लेफ्ट। 30% क्या है? सर सिस्टोलिक आर्टरी के थ्रू जो मतलब ब्लड सप्लाई होता है। 70 से 75 टाइम्स पर मिनट क्या है? हार्ट बीट रेट। हार्ट बीट रेट। ऐसे नोड कहाँ होता है? राइट एट्रिया Right के atrium अपर top. कॉर्नर पे। लोअर पे क्या होता है? एवी एवी नोड से क्या निकलते हैं? एवी बंडल ऑफ बंडल। एवी एवी बंडल। बंडल की कितने ब्रांच हैं? तो दो। राइट एंड लेफ्ट। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पर है, बेस पर है? टॉप पर है। 0.8 सेकेंड क्या है? कार्डियक साइकिल। 0.1 सेकेंड क्या है? सर क्या? एट्रियम एट्रियम सिस्टोल।
0.7 सेकेंड, atrial diastole time, atrial diastole, 0.3 सेकेंड, ventricle systole, systole time, ventricle systole, 0.4 सेकेंड, joint joint diastole, joint diastole, diastole, 0.5 सेकेंड, ventricle ventricle diastole, diastolic time, ventricle diastole, 0.14 सेकेंड का टाइम, sound है, love sound, love yes sir, love sound, sound, love sound, फर्स्ट थर्ड साउंड, 0.11 सेकेंड का टाइम, oh dove love sound, sound, Love sound. love sound, कब साउंड होता है। 110 120 ml का है, end oh systolic volume, end And systolic systolic volume. systolic, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, yes sir, एंड डायस्टोलिक, Diastolic. 110 diastolic sir, diastolic, डायस्टोलिक 70 क्या है, 70 ml, stroke volume, stroke volume, 40 से 50 ml क्या है, oh end systolic Systolic. volume, and 5 and लीटर, systolic volume, 5 लीटर क्या है, cardiac output, cardiac output, cardiac output, एट्रियल डिपोलाइजेशन कौन सी वेव है, P wave, एट्रियल वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन, QRS, QRS, वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन, T wave, T wave, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन किसके बीच, T T wave, ई से क्यू, yes sir, T से Q है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल किसके बीच, QRS, S से लेके T, पिप्पी पिप्पी पा जाए तो क्या होगा, so death हो जाएगी, cardiac arrest, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, ठीक, पिप्पी आ जाए तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और क्या चाहते हो बेटा तुम लोग, बोलो। सर इसमें डिफरेंट बता दीजिए कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में, अच्छा चलो बताते हैं। टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ की कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है, Same होती है. सर same सेम composition, कंपोजिशन होता है एक्सेप्ट आरबीसी एंड सम प्रोटीन, सेम होती है। ब्लड प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड के मिनरल में क्या डिफरेंस है, बोलो बेटा, नहीं आया, सेम है बेटा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है बेटा, 120, 120/80, 120/80, 120 कौन सा प्रेशर कहलाता है, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, एट्रियल सिस्टोलिक या वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक या दोनों, दोनों सर, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक बेटा, अच्छा सर, केवल वेंट्रिकुलर। 80 क्या है, डायस्टोलिक, diastolic one, एट्रियल या वेंट्रिकुलर या दोनों, ventricular one, वेंट्रिकुलर, केवल वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक, केवल वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक है ना, तो नॉर्मल हो गया सिस्टोलिक। और 40 क्या है, blood pressure, सर वो veins में जो नापते हैं, difference, दिस Pulse इज पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है, systolic volume minus डिफरेंस ऑफ सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, 120 माइनस 80 बराबर 40, ये पल्स प्रेशर होता है बेटा, ठीक है। यस सर, पल्स प्रेशर कांस्टेंट रहता है कि वेरी हो जाता है, तो Very. वेरी हो जाता है। इस कंडीशन में पल्स प्रेशर कितना निकलेगा, 50. 50, ठीक। पल्स रेट क्या है बेटा, पल्स रेट बच्चों, हार्ट बीट रेट ही पल्स रेट है बेटा, पल्स रेट हार्ट बीट रेट है,
इसको कहाँ महसूस करते हो? सर wrist में। यस सर। रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी सब लोग देख लेते हो, पल्स पकड़ लेते हो? यस सर। बस यहाँ है, एक बार इससे हाथ रखोगे आ जाएगी, एक बार में। ठीक, तो पल्स रेट हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा, हार्टबीट रेट न्यूली बॉर्न बेबी में कितना था? 140 to 160. 140 था। 140 टाइम पर मिनट। ठीक, ब्लड प्रेशर न्यूली बॉर्न बेबी में कितना है? 60. 60 नहीं बेटा, 90/55। हाँ ब्लड सर 90/55। सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों बताओगे ना, एक थोड़ी कहना है। 90/65। तो क्या हार्ट बीट रेट और ब्लड प्रेशर में कोई सिमिलरिटी दिखती है? नो सर। नहीं। ठीक बेटा। अच्छा, ब्लड प्रेशर ये नॉर्मल है, ये बच्चे न्यूली बॉर्न में है। ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर बताओ बेटा, बढ़ता है कि घटता है? घट जाता है 60। बढ़ जाता है ना? जानते हो क्या बोलते हैं? एज प्लस 100, उम्र प्लस 100 जोड़ दो। यानी अगर आपकी 55 साल उम्र है तो 155 हो सकता है सिस्टोलिक। ठीक है, कितना हो सकता है बोलो? 155। अब बेटा यहां लिखा है अगर 140 हो जाए और रिपीटेड बना रहे अनचेक्ड तो ये हाइपरटेंशन है। ये सही है बेटा? यस सर। हाँ सही है, किताब में लिखा है तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर 140 से 90 बना रहे तो क्या हमें मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए? Yes. sir, बोलो बेटा। Yes, sir. नहीं। कहो क्यों? क्योंकि बेटा जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी हमारे ब्लड वेसल्स में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स की हार्ट की आर्टरीज की वॉल थिक होती रहेंगी, और जब थिक होती रहेंगी तो बीपी स्वाभाविक बढ़ेगा। इसलिए एज के साथ बीपी बढ़ता ही बढ़ता है, बढ़ता ही बढ़ता है। अब आप कहोगे सर ये तो और बढ़ गया तो क्या करोगे? तो अगर हमारा एज के साथ फैक्टर है, दो शब्द ध्यान से सुना, मैं एक शब्द लिख रहा हूं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एक कह रहा हूं एथेरोस्क्लेरोसिस। केवल बीपी दिखा करके दवा लेना और कंटिन्यूस उसे लेते रहना ये ठीक नहीं होता बेटा। इसके लिए सीधे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए और प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस है, क्या है बेटा? एथेरोस्क्लेरोसिस है, तब हमें निश्चित रूप से दवा लेनी होगी। और तब हम आपका क्वेश्चन बना रहे हैं वो ये है, देखना बेटा सारी डिजीज हम आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बताएंगे। 15 मिनट हम ज्यादा लेंगे आपका, लेकिन थोड़ा सा ठीक से पढ़ लोगे इसे। ये बेटा हमारी क्या जा रही है, तो डेफिनेटली हम इसको नाम देते हैं सिस्टमिक आर्च। जिससे जो ब्रांच निकलती है तो इसका नाम हो जाता है बेटा कोरोनरी आर्टरी। ये हो गई हमारी कोरोनरी आर्टरी। इसका नाम अगर पूछा गया तो आपने क्या जवाब दिया बोलो? कोरोनरी आर्टरी। डेफिनेटली कोरोनरी आर्टरी। और जब तक इसमें बेटा फ्लेक्सिबल रहती तब तक बीपी 120/80 बना रहता है। एज के साथ साथ इसमें हार्डनिंग आ जाती है,
आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है, और जब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है, तो बीपी बेटा बढ़ना तय होता है, हार्डनिंग ऑफ द वेसल्स। लेकिन वो तो आना ही आना है, बढ़ना ही बढ़ना, हाइपरटेंशन बना ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ डिपॉजिट हो जाए, जैसा यहाँ पर लिखा है आपकी किताब में कि क्या डिपॉजिट हो जाएगा, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट जाए, तब इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहोगे। ये कंडीशन हो गई तो भी बीपी बढ़ेगा, और इस कंडीशन में दवा लेना जरूरी हो जाता है। इसमें जरूरी है, इसमें जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्लड वेसल की हार्डनिंग हम नहीं रोक पाएंगे, वो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमेना है। इन एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण बीपी बढ़ा है तो दवा लेना जरूरी होता है, ये मेरे कहने का मतलब है। तो इसके लिए प्रॉपर चेकअप होता है। बहुत बार सामान्य रूप से बीपी ज्यादा होता है, हम कहते हैं चलो दवा शुरू कर दो, तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से बहुत ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो प्रॉपर डॉक्टर से अगर लेते हैं, चेकअप कराते हैं, तो उसके बाद बेटा जरूरी हो पाता क्या होगा। चलिए खैर, बहुत सिस्टमेटिक चीजों को जरा समझना मेरी बात बेटा। अब सुनो, अब क्या हुआ, हमने कहा कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, ब्लॉकेज हो गया, तो क्या होना है, तो बेटा हार्ट की इन मसल्स को, हार्ट की इन मसल को एक समस्या से रूबरू होना पड़ेगा। और समस्या क्या होगी कि इनको बेटा प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। करेक्ट या इनकरेक्ट? अगर ब्लड सप्लाई घट गई तो हार्ट की मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और हार्ट की मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलना इस्चीमिया कहलाता है। तो एक शब्द तो ये है, हार्ट की मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलना इस्चीमिया कहलाता है। जब हार्ट की मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इस्चीमिया हो जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति अनभिज्ञ रहता, वो जानता ही नहीं है कि उसके हार्ट में क्या हो रहा है, इस्चीमिया हो गया। ऐसी कंडीशन में हार्ट पंप तो करेगा ब्लड, इन पूरी मात्रा में वो बॉडी को नहीं दे पाएगा। और जब बेटा जब पूरी मात्रा में बॉडी को ब्लड नहीं दे पाएगा, और पूरी मात्रा में बॉडी को ब्लड नहीं दे पाएगा, तो एक शब्द आ जाएगा हार्ट फेल्योर। ये हार्ट फेल्योर है। इस हार्ट फेल्योर के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जान रहे हो, एज ए ट्रूली सिम्टम्स नहीं आएगा, लेकिन शरीर ये बता देती है कि मेरा हार्ट फेल हो रहा है। कैसे, उसका भी मैं जिक्र करूंगा अभी एक कहानी की तरह बेटा। तो शब्दों को धीरे धीरे सुनने की कोशिश करना। आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी है, हार्ट की वॉल को ब्लड देती है, हार्ड हो जाती है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है, और बीपी तो बढ़ना स्वाभाविक है। इन अगर डिपोजिशन हो जाता है तो एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और फिर हार्ट की वॉल को, हार्ट की मसल को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसे इस्चीमिया कहते हैं। हार्ट प्रॉपर ब्लड बॉडी को पर्याप्त नहीं भेज पाते हैं, उससे हार्ट फेल्योर कहते हैं। चल रहा है, उम्र 55 साल की हो गई है, पहले मंजिल पर रहते हैं, नीचे से जीना चढ़ करके ऊपर आते हैं, थकान लगती है, घर में बच्चों को बताते हैं, आज कम थक जाते हैं, जीना चढ़ने के बाद लगता है बैठ जाओ, पत्नी को बताते हैं, बच्चे पत्नी ने भी कभी केयर नहीं किया, और बच्चे तो मोबाइल में लगे ही रहते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि पिताजी क्या कह रहे हैं, ना ही देखा, ना ही महसूस किया, नहीं समझ पाए। ऐसा उन्होंने कई बार शिकायत की। कौन सुनता है? समय बदल गया है, ये बच्चे भी है ना, कहाँ देखते हैं अब। एक दिन झोला लेकर सब्जी लेने जा रहे थे, रास्ते में अचानक सड़क किनारे बैठ गए, सीने में दर्द हुआ क्यों, हार्ट फेल तो हो ही रहा था, प्रॉपर सप्लाई बॉडी को नहीं दे पाया। तब एथेरोस्क्लेरोसिस के बाद एंजाइना पेक्टोरिस,
ये वो सिम्टम था, चेस्ट पेन इज एंजाइना पेक्टोरिस। ये वो छोटी सी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की वो घटना थी जिसमें हार्ट मसल ने काम करना रोक दिया था कि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिला, मैं कुछ ना कर पाऊंगी। वो हार्ट अटैक था, ये हार्ट अटैक था, ये हार्ट अटैक था। हार्ट अटैक में चेस्ट पेन था, एंजाइना पेक्टोरिस था। सड़क पर बैठ गए थे, पास पर एक पान वाली गुमटी थी, उन्होंने देखा, उठाया, स्टूल पर बैठाला, पानी के छींटे मारे। और अब दादा कैसे महसूस कर रहे हो भैया, कैसे महसूस कर रहे हैं? कमजोरी लग रही है, पैर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, असामान्य सा लग रहा है। हार्ट के द्वारा ब्लड पंप ना करने पाने के कारण ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंची। इसी को ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। अभी बताएंगे ब्रेन स्ट्रोक एक दूसरा क्वेश्चन, रीजन बताता हूं। धुंधला हो गया था, कुछ समय के लिए उस दिखाई नहीं दिया। आधे घंटे बैठने के बाद एक जूस मंगाया, पिया, हल्का सा ठीक लगने लगा। फोन नंबर लिया, बच्चों को बुलाया, स्कूटर, रिक्शा, कार, जो भी सुविधा थी उससे वो घर ले गए। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को सिम्टम्स बताया। डॉक्टर ने कहा आपको हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक उस सिम्टम्स के कारण उन्होंने बताया। अब दो चीजें थी। पहली चीज, डॉक्टर ने जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में दवा दिया चेकअप से पहले, वो थी मात्र एक छोटी सी दवा, तो बहुत होती है तो आप जानोगे बेटा आगे जाकर के, लेकिन डिस्प्रिन दिया। डिस्प्रिन वो टैबलेट होती है जो हमारे ब्लड को डाइल्यूट कर देती है, ब्लड में पानी की मात्रा को बढ़ा देती है। जब ब्लड में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो पैसेज भी आसान हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स होता है। हमने डॉक्टर की वही दवा अपने हार्ट की दवा मान लिया और वही दवा सुबह शाम खाने लगे, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 6 महीने बीत गए। अब तो सामान्य शरीर लगने लगा था, लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस की कोई विशेष दवा मैंने नहीं ली। ब्लड पतला करके कब तक चलते रहेंगे, ये तो हो ही चुका है ना। फैटी भोजन खाना बंद नहीं किया, फाइब्रस फूड खाना शुरू नहीं किया। मर्ज तो शरीर में था ही ना, मर्ज की दवा तो नहीं ली थी ना। एक सामान्य चेकअप के बाद मैंने दवा ली थी और वो सामान्य से ही दवा कहलाने लगी। 6 महीने के बाद कहते हैं ना, दूसरा अटैक पड़ता है तो बहुत नुकसान होता है, पहला होता तो ये होता है, तीसरा होता है तो ये होता है। उसके पीछे पहला, दूसरा, तीसरा का जो तर्क होता है, पहले दूसरे के नजरअंदाज करना होता है। लेकिन जिनको पहला हो चाहे दूसरा अटैक हो, डेथ कभी नहीं होती बेटा हार्ट अटैक से। लेकिन मैंने पहली बार नजरअंदाज किया, 6 महीने का समय बीत गया, खाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। 6 महीने के बाद फिर वही थकान सा महसूस होने लगी और फिर दोबारा उसी प्रकार का अटैक हुआ। तो बेटा डिपोजिशन थोड़ा ज्यादा हो चुका था। और अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज होता है कि जब ऑक्सीजन सेल्स को नहीं मिलती हैं तो होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मीन्स बेटा होता है डेथ मायोकार्डियल मसल्स का, यानी कार्डियक मसल की डेथ हो जाती है। और कार्डियक मसल की डेथ होने का सीधा मतलब है कि अब हार्ट बिल्कुल डैमेज होने की ओर जा रहा है। अगर प्रॉपर टेस्ट कराया होता तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का एक ट्रिप्सिन टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता। मैंने वो नहीं कराया। ऐसी कंडीशन में अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसी को हार्ट अटैक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है, मसल डैमेज हो गई है,
तो बेटा ये भी समय होता है कि पहली बार जब हुआ था तो कम समय के लिए ब्लड ट्रांसपोर्टेशन रुका था, आपकी थोड़ा ज्यादा समय के लिए रुकेगा, और ज्यादा समय के लिए रुका, हार्ट अटैक का पीरियड बढ़ गया तो आप समझिए हार्ट अरेस्ट हो गया। हार्ट अरेस्ट हो गया और हार्ट काम कर ही नहीं रहा है कि मसल्स लगातार डैमेज हुए। इसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अरेस्ट का मतलब स्टॉप द वर्किंग। ये बिल्कुल सामान्य से सिम्टम्स होते हैं बॉडी में जो निरंतर चलते रहते हैं। इसमें मैंने दवा का कोई जिक्र नहीं किया है, ये मैंने स्टेजेस बताए हैं कि हम कैसे उस ओर बढ़ते चले जाते हैं। समझ में आए बच्चों? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। तो मम्मी पापा की केयर करोगे? यस सर। करते हो? Yes, sir. यस सर। हम्म? अब उस पर उपदेश कोई नहीं देंगे? नहीं, नहीं सारे उपदेश देने लगते हैं, है ना? नो सर। सही है ना? क्यों बेटा? हर व्यक्ति के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, उस पर वो चलते हैं। मेरा सिद्धांत अभी नहीं, आज से 20 साल पहले भी वही था, आज भी वही है। और मैं अक्सर लोगों से कहता था, जब लोग अपने बेटे को पढ़ाते थे इंजीनियरिंग और विदेश चला जाता है पढ़ने के बाद, तो मैं कहता हूं मैं तो स्वार्थी हूं, मैं अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कभी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं अपने शहर से उसे बाहर कभी नहीं जाने दूंगा। वो सेवा करे ना करे बात अलग है, मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा। नो, मैं अपने बच्चों को अपने शरीर से कभी अलग करने की कोशिश नहीं करूंगा। बेटा हम लोग बच्चों को इतना पढ़ा देते हैं और ऐसा पढ़ाते रहते हैं कि वो आपके हाथ से निकल जाता है, और वो चाहता है कि मैं माँ बाप की सेवा करूं, लेकिन कर नहीं पाता, मजबूर हो जाता है। ये मजबूरी किसने थी? ये माँ बाप ने तो थमाया उसको कि बन जाओ इंजीनियर, आईटी कर लो, खड़गपुर से निकल जाना विदेश। क्यों? क्या पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया जीवन के लिए? पैसा जरूरी है, इतना जरूरी नहीं है। मैं बहुत लोगों को समझाया, हर एक से जब भी चर्चा होती मैं यही कहता हूं, मैं तो स्वार्थी हूं इस मामले में। मैंने अपने बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाई जबकि उसका पूरा रुझान था ना। मैंने कहा मेडिकल करो, नहीं हो पाएगा मत करो, मास्टरी कर लेना, कुछ और कर लेना, हम जाने नहीं देंगे तुम्हें बाहर, नहीं जाने देंगे। अब आपको सर आपने उसका कैरियर खराब कर दिया। हमने कहा ठीक है, दुनिया बहुत है, सब इंजीनियर थोड़ी बनते हैं। इंजीनियरिंग बनता सर आईटी कर लेता, जरूरी थोड़ी था। बहुत बढ़िया नौकरी विदेश चला जाता, जरूरी थोड़ी था। यहीं पे रहकर नौकरी है, जरूरी थोड़ी था। कानपुर में ही नौकरी कर लेता। तो बहुत सी बातें हैं। मैंने कहा ना, हम नहीं पढ़ाएंगे। इसीलिए आज मेरे परिवार में 6-7 लोग एमबीबीएस हो चुके हैं। मेडिकल पढ़ो, बाहर नहीं जाने देंगे, विदेश तो बिल्कुल ही नहीं। स्वार्थी हैं हम। एक छोटी सी कहानी के लिए 2 मिनट का समय आपसे लेंगे बेटा। बताया था मैंने उनको, उनको समझ में नहीं आया था, लेकिन समझ में आया बहुत दिनों के बाद। हमारा भांजा है विपुल शुक्ला, उसने भी एमबीबीएस किया, पीजी करता है इस समय। उसकी शादी के लिए लोग आए, नौकरी किया उसके बाद उसने पीजी किया बेटा। शादी के लिए लोग आए, उनके 2 बेटे थे, दोनों इंजीनियरिंग किए थे। तो हमने उनसे कहा कि आपने इंजीनियरिंग कर दिया, और स्वयं उनका व्यापार था प्रतापगढ़ शहर में, पांडे जी लोग हैं, ट्रक का व्यापार था शायद उनका, ठीक ठाक पैसा था, सब कुछ। हमने कहा आपने दोनों बच्चों इंजीनियरिंग कराकर बाहर भेज दिया, दिल्ली और कलकत्ता में सर्विस कर रहे हैं, आपके बुढ़ापे में क्या होगा? एक बच्चे को तो पास रखना था। आज से 15-17 साल पहले की बात है। अरे ठीक है, बच्चे हैं सब, ठीक है बेटा। अभी 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले एक बेटे को बुला लिया उन्होंने, अब उनका धंधा देख रहा है।
हमने कहा आपने जानते हो कितनी बड़ी परेशानी किया है, देख रहे हो। अब वो प्रताप बन रहेगा, एक बिजनेस देगा, एक नौकरी कर रहा है। मैंने कहा एक को रखते, पहले किया ना वही काम आपने। जब आप वृद्ध होने लगे, आपको लगा कि मुझे जरूरत है, तो आपने बुला लिया। अब एक बार मुलाकात हुई, तुमने कहा आपने ठीक है, अच्छा है, आपका बहू आई, लेकिन बहू जानते हो आपने क्या सोच कर आई थी कि मेरा पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा है, एक बड़े शहर में रहेंगे, यही तो सोच कर आई थी ना। यही सोचकर तो आपने शादी कराया था उससे। आप अब वो घर आ गई है, आपके साथ आ गई है। उस बहू का क्या दोष है जो आपने ये मढ़ दिया उसके हाथ? सोच बहुत साफ साफ और क्लियर होनी चाहिए। उस लड़की का क्या दोष जिसने ये सपने लेकर आए थे कि मेरे पति ऐसे होंगे, यहाँ नौकरी होगी, हम यहाँ जा रहे हैं। आज वो फिर एक सामान्य से शहर के अंदर आकर के आप सब बिजनेस के, हो सकता है उस समय उसने शादी ना की होती आपसे, अगर इस तरह की बात होती तो इतना अत्याचार लड़कियों पर क्यों करते हैं लोग? ऐसी सोच क्यों नहीं रखते? अचानक हो जाए, इन लड़कियों को ही क्यों हमेशा त्याग करना पड़ता है? क्यों? क्या हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? हम इतने प्रधान हो गए कि जो मन आएगा वो करेंगे। मैं कुछ नहीं हूं, मैं अपने विचार रखता हूं, किसी को पसंद नहीं पसंद ये उसकी सोच हो सकती है, बट मेरे तो अपने विचार हैं, मैं कहता हूं। और इस मामले में खुल करके बोलता हूं, लड़कियों के मामले में। आप उनको समझते नहीं। ये बात अभी पिछले साल कोरोना हो गया था, वो आए थे, तब मैंने कही थी उनसे, सामान्य रूप से कही थी। हो जाता, मतलब एक सामान्य शिष्टाचार बात थी, वो कोई उलाहना किसी के लिए नहीं होता मेरे लिए, लेकिन एक बात तो होती है ना। तो हमें बहुत कुछ समझना होता है बेटा, बहुत कुछ जानना होता है। खैर, इतनी सी बातों के बाद मैं थोड़ी सी बात को और लेकर आगे बढ़ता हूं बेटा। जब पहली बार एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन हुआ, हट, ये तो चल ही रहा है, तो चलता ही रहता है, तो उम्र के साथ है ही है, बना रहेगा, फेल्योर तो बना रहेगा। ये जब पहला अटैक हुआ तो एंजाइना पेक्टोरिस हुआ, तो हम डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने बेटा एक शब्द में लिखूंगा, मेरी एंजियोग्राफी कराई। एंजियोग्राफी का मतलब होता है ब्लड, एंजियो माने होता है ब्लड वेसल्स, प्लस वेसल की पिक्चर निकलवाना और ये पता करना कितना ब्लॉकेज है। एंजियोग्राफी के बाद उन्होंने दवा तो शुरू कर ही दिया था। उन्होंने कहा था एक, ये एंजियोग्राफी समझ में आ गया बेटा, फिल्म ऑफ द ब्लड वेसल, जिससे कि हम ब्लॉकेज पता कर पाते हैं। फिर उन्होंने एक ट्रीटमेंट दिया जिसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अब एंजियोप्लास्टी क्या होता है? ये हमारी बेटा आर्टरी होती है, यहाँ पर हमारा ब्लॉकेज होता है। इस ब्लॉकेज में बेटा वो अपने तरीके से एक बैलून इंसर्ट करते हैं, और इसी में बेटा दो तीन चीजें जाती हैं। एक बैलून होता है टिप पर, एक पाइप होती है उसी में जिसमें पानी भरा होता है, और उस प्रकार से उस पाइप से बेटा, और एक कैमरा लगा हुआ होता है, वो सब तमाम से आज का सिस्टम है। फिर जाकर ये बेटा इसको ब्लॉक कर देती है, ठीक, इसको रप्चर कर देती है, टूट जाता है, ब्लॉकेज टूट जाता है, और ये बेटा बह जाता है, और एंजियोप्लास्टी के द्वारा इस प्रकार से पैसेज खुल जाता है, और हम एक बहुत सामान्य सा जीवन व्यतीत करने लगते हैं, दवाइयां कम हो जाती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, ठीक है। अब एक बात तो ये हो गई बेटा यहाँ पर, लेकिन अगर ब्लॉकेज, देखिए अब ब्लॉकेज है लेकिन हमारी आर्टरीज हार्ड नहीं हुई हैं, ब्लॉकेज है, आर्टरीज बहुत हार्ड नहीं हुई हैं, और हार्ट प्रॉपर काम करने लगेगा तब एंजियोप्लास्टी में है। इन एज ज्यादा हो गई है, आर्टरीज हार्ड हो गई हैं, ब्लॉकेज भी बहुत ज्यादा है, एंजियोप्लास्टी के बाद भी प्रॉपर हार्ट काम नहीं कर पाएगा, तब बेटा बाईपास सर्जरी का ऑप्शन आता है। उस बाईपास सर्जरी में क्या रहता है, एक ब्लड वेसल को बेटा यूं जोड़ देते हैं।
अब जो ब्लड यूं आता था वो यूं जाने लगेगा। दिस इज द बाईपास सर्जरी। टनाटन हो गया बिल्कुल आराम से, है ना। बुढ़ापे में जवानी आ गई है, खूब दौड़ो। ये बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ चीजें हैं। हाँ, एक चीज और होता है, हार्ट फेल्योर इज आल्सो एसोसिएटेड विद योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। हार्ट फेल्योर इज एसोसिएटेड विद योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे कंजेशन कहते हैं। कैसे बेटा? सारी परेशानी हार्ट की मसल को ऑक्सीजन के ना मिलने के वजह से इस्कीमिया कहते हैं। सारी परेशानी इसकी है। और हमें मालूम है कि हमारी बॉडी में लंग्स प्रेजेंट होता है, और ये भी पता है यहाँ से बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लंग्स को जाता है, फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और यहाँ पर आता है। यस या नो बेटा? यस। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आता है और डीऑक्सीजनेटेड, ये लंग्स से यहाँ CO2 निकल जाता है, O2 आता है। ये तो आपको मालूम है। अब सोचो बेटा कि अगर लंग्स की बात हो रही है, लंग्स और उसके पैसेज में आपके कंजेशन है, ये बेटा नॉस्ट्रिल है, ठीक, और यहाँ पर आपके कफ जमा है ना, यहाँ पर कफ जमा है, एयर सही से पास नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो बेटा हार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हार्ट की वॉल्व ऑक्सीजन कमी हो जाएगी, इसे कंजेशन कहते हैं। ये कंजेशन कहलाता है, ये कंजेशन होता है। ओल्ड एज में, बुढ़ापे में बेटा, ओल्ड एज में कंजेशन के चांस बढ़ जाते हैं। बुजुर्ग लोग जिनकी एज 60-65 हो जाए, सर्दियों के समय उनको बेटा अगर ठंड लग जाती है तो बहुत बार उनको हार्ट ब्लॉक इस कारण से हो जाता है। हार्ट ब्लॉक हो जाता है, पता ही नहीं लगता है कि वो उठे थे सुबह पेशाब कर ले और नहीं रहे। क्या हो गया? कल तो ठीक ठाक थे, ठीक नहीं थे। उनका तो ये तमाम सी समस्याएं थी, ये तमाम समस्याएं थी, इसकी समस्या थी, और कंजेशन कर रहे हो। क्या था? खांसी आ रही थी, कफ था, बलगम बहुत निकलता है, सर्दियों में बलगम बढ़ जाता है, टेम्परेचर बाहर ज्यादा होता, बढ़ना स्वाभाविक है। तो बुजुर्गों की केयर सर्दियों में बहुत ज्यादा करनी पड़ती बेटा, कि उनको किसी प्रकार से ठंड ना लगे, कफ ना हो। इसे नेचुरल कंजेशन कहते हैं, इसे पल्मोनरी कंजेशन कहते हैं, जिससे कि डेथ रेट बढ़ जाता है। अब आप कहोगे हार्ट अटैक, यहां भी हार्ट अटैक हुआ, यहां भी हार्ट अटैक हुआ, लेकिन आपने कहा कभी हुआ ही नहीं था हार्ट अटैक, आज कैसे हो गया? वो तो जुकाम खांसी थी, लेकिन बेटा लंग्स का एसोसिएशन ऑक्सीजन से है, यहां भी हार्ट अटैक ही हुआ है। तो बेटा सर्दियों में भी हमें अपने बुजुर्गों को बहुत संभालना पड़ता है। ऐसे टेम्परेचर रखें जो कि 20 से 25 के आसपास रहो, हीटर लगा दें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखें, बाहर निकलने ना दें। ठीक बेटा, चलो अब कोई और दिक्कत हो तो बताओ, मैंने तो अपनी तरफ से बता दिया बेटा। ठीक लगा? बच्चा सर। लोग, हाँ सर ये एक्यूट चेस्ट पेन का मतलब क्या है? एक्यूट और क्रॉनिक दो चीजें होती है बेटा। यस सर, इन्हें दोनों में डिफरेंस बताओ। हाँ, एक्यूट का मतलब कोई चीज अचानक तुरंत होना, क्रॉनिक माने धीरे धीरे होना। अब देखिए बेटा, इसमें जो डिपोजिशन है ये क्रॉनिक है, धीरे धीरे डिपॉजिट हुआ है, लेकिन हार्ट अटैक अचानक आ गया आज, तो अचानक चेस्ट पेन ये एक्यूट है। अभी तक तो ठीक था, चेस्ट पेन अचानक हुआ फिर बंद हो गया, ये एक्यूट है। लेकिन डिपोजिशन क्या है? ये क्रॉनिक है। तो डिसऑर्डर में, डिजीज में दो बातें लिखी जाती हैं। एक धीरे धीरे रोग हो रहा है तो बेटा क्रॉनिक है। कैंसर अचानक नहीं हुआ, सेल ने धीरे धीरे बेटा कैंसरस ग्रोथ किया, वो कैंसर होगा। ठीक, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस की बीमारी धीरे धीरे होती चली गई, एक्यूट नहीं हुआ। ठीक है ना? तो एक्यूट और क्रॉनिक ये होते हैं बेटा। क्रॉनिक एड्स में वायरस आपकी बॉडी में आया, 5 साल के बाद सिम्टम्स आए, ये क्रॉनिक सिम्टम्स हो गए। तो क्रॉनिक और एक्यूट दो शब्द बोले जाते हैं। और किसी कोई दिक्कत बेटा किसी जगह पर? सर वो जो आपने कल बताया था कि अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व को मतलब हार्ट से हम काट देते हैं तो फिर हार्ट बीट क्या होगा? पैरासिम्पैथिक बेटा
हार्ट बीट को घटाता है और सिंपैथेटिक बढ़ाता है। इन दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो हमारा हार्ट बीट नॉर्मल बना रहता है। अब अगर किसी एक को काटेंगे तो वो काम रुक जाएगा, दूसरा काम होता रहेगा। पैरासिम्पैथेटिक को काट देते हैं तो मतलब डिक्रीज होगा नहीं? ना ना ना, पैरा को काटा तो डिक्रीज होना बंद हो गया और Yes, sir. सिंपैथेटिक काम कर रहा तो इंक्रीज हो जाएगा। तो सर फिर इंक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज रहेगा। अच्छा ठीक है सर। भाई जो प्रेजेंट है वही तो काम दिखाएगा ना, जो कट गया वो काम कहाँ दिखेगा। और बताओ बेटा, ये पैराग्राफ क्लियर है सब? एंजाइना समझ में आ रहा है बेटा? एंजाइना पेक्टोरिस कहते हो, एक सिम्टम है, एक्यूट सिम्टम है। पेन चेस्ट में अपीयर होता है जब इनफ ऑक्सीजन हार्ट की मसल को नहीं मिलती है, खत्म है। और हार्ट की मसल को ऑक्सीजन की कमी होने को इस्चीमिया कहते हैं। और लिख लेना बेटा, इस्चीमिया कहते हैं। एंजाइना हो सकता है किसी भी एज के पर्सन को, लेकिन मिडिल एज में ज्यादा होती है, 40 से 55 के बीच बहुत होता है। ठीक, इट ऑकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो को प्रभावित करता है, अभी मैंने बताया, अभी पढ़ ही दिया है। हार्ट फेल्योर क्या? हार्ट फेल्योर मीन्स होता है स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली टू द बॉडी। शरीर को जो जरूरत है उतना ब्लड नहीं पंप कर रहा था, हार्ट फेल्योर है। मैंने कहा ना, जीना चढ़ते समय तकलीफ होती, सांस फूलने लगती है, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही, वो हार्ट नहीं कर पा रहा है। ये है। ऐसा कब हो जाता है? ऐसा रिस्पिरेटरी फेल्योर पर भी हो जाता है, ऐसा अस्थमा वालों को भी होता है। तो रिस्पिरेटरी और कार्डियक दोनों चीजें हैं। और कई बात बेटा, हमने कहा जीना चढ़ने में तकलीफ हो रही, तो हार्ट की प्रॉब्लम जरूरी थोड़ी है, रिस्पिरेटरी भी है। ये दोनों चीजों के रिलेशन में होगा, और तो चेक करने पे पता चलेगा कहां से है। सम टाइम बेटा कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, ये देखिए कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर कब होता है? अभी मैंने बताया ना, कंजेशन हो गया है, कंजेशन ऑफ द लंग्स। लंग्स में बेटा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है जितनी चाहिए थी। हार्ट फेल्योर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेल्योर सेम नहीं है। हार्ट फेल्योर में बॉडी को प्रॉपर मिल नहीं पा रहा और लगातार नहीं मिल रहा, हार्ट फेल्योर है। हार्ट फेल्योर 24 घंटे चल रहा है बेटा। जब भी हम चलते हैं, थोड़ा सा दूर जाते हैं, हार्ट फेल्योर की कंडीशन है, मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। सोते समय कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बैठने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा चल कर गए तो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई, ये हार्ट फेल्योर है। तो ये हार्ट अरेस्ट क्या है? ये तो स्टॉप हो गया ना, व्हेन हार्ट बीट स्टॉप बीटिंग, अब तो बीट निपट गए ना, वो हार्ट अरेस्ट है। और हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक का मतलब है थोड़ी देर के लिए डैमेज हो जाए मसल, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में काम है, तो हार्ट अटैक है। मसल सडनली डैमेज, और मसल के डैमेज को मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मसल सडनली डैमेज, डैमेज मसल इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल। और डैमेज का मतलब इन्फ्रेक्शन, इन्फ्रेक्शन। मसल के डैमेज को मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहा जाता है। ओके, डन बेटा? एनीथिंग मोर? कुछ और सर, चाहे तो? हाँ सर एक स्टेटमेंट है, वो बता दीजिए सही है गलत है। सर, ल्यूकोसाइट डिसइंटीग्रेट इन स्प्लीन एंड लीवर। लिम्फोसाइट डिसइंटीग्रेट लीवर एंड स्प्लीन, सही है डिसइंटीग्रेट? गलत? यस सर। डिसइंटीग्रेट सही है। सर गलत दे रहे हैं ये वाला। गलत है? यस सर, गलत बता रहे हैं। डिसइंटीग्रेट माने क्या होता है? नष्ट होना होगा ना, हाँ यस सर, यही होता है। नष्ट होना होगा ना। तो स्प्लीन में नष्ट होती है, सही तो लिखा है। स्प्लीन एंड लीवर दोनों है सर, लीवर में भी होता है ल्यूकोसाइट लीवर WBC। में लिम्फोसाइट्स बनती हैं, नहीं लीवर नहीं है, स्प्लीन में है। सर RBC होता है लीवर में डिस्ट्रक्शन? नहीं,
हाँ आरबीसी का है, आरबीसी होता है सर। आरबीसी डिस्ट्रक्शन लीवर में है। बिलीरुबिन बिलीवर्डिन में सर। ओके सर। आरबीसी का है बेटा, हाँ ठीक, तो वो आरबीसी डब्ल्यूसी दोनों दिया होगा। ठीक, और कुछ बोलो बेटा। ओके सर। अंशिका। सर हाँ सर एक और क्वेश्चन था, उसमें पूछ रहा है कि पीएच ऑफ ब्लड का इन आर्टरी एंड वीन में, मतलब सर किस में पीएच ज्यादा होगा, आर्टरी में या वीन में? क्या चीज? सर पीएच जो होता है ब्लड का, CO2 सर वेन में ज्यादा होगा, वेन में। CO2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेन्स में CO2 ज्यादा है तो पीएच कम होगा, बस ये याद रखो। आकांक्षा, अभिलाषा। Yes, sir. चलो हो। हमने सोचा कहीं चले गए सब लोग। दिव्या, अंशिका, Yes. गरिमा, Yes, sir. द्विज, DWIZ, Yes, sir. प्रफुल्ल, Yes, sir. राहुल गांधी। Yes, sir. तुम पप्पू काहे लिखे हो? हैं? इतने बड़े आदमी को तुम पप्पू लिखे हो यार, तो भाई हटाओ, इससे अच्छी बात थोड़ी यार। क्यों बच्चे? राहुल गांधी पप्पू। राजकुमार, यस सर। हरे, युति यादव, तो ये खेल है। हमने पीछे आपको कुछ देने को कहा था क्या? क्यों बच्चों? एक मिनट। कुछ पहुंचा बेटा? नो सर। आ रहा होगा, देखो। यस सर, अब आया। आ गया। यस सर। यस सर आ गया। हाँ, क्लिक नहीं हो रहा। किस यूनिट का है ये? सर जो आपने कल दिया था हाँ, उसका सर आंसर नहीं है। आंसर भी बना देंगे बेटा, अभी भेज देंगे। ओके सर। सर आपने ये भेजा था पहले। भूल जाते हैं यार। अच्छा, ये एक और सीट आई है, आ गई? अभी आ रही होगी। यस सर आ गई। आ गई? यस सर आ गई। 2 हो गई, एक और ले लो। पहुंची? यस सर। नोट्स कुछ शॉर्ट में लिखे हुए, ठीक लगे तो पढ़ लेना।
यस सर। 9 हो गए, लास्ट वाली है। सिंह सर कह रहे थे कि बच्चों से कह दिया करो कमेंट जरूर लिखा करें। हमने कहा सर हम देखते हैं नहीं, कुछ लिखेंगे तो बच्चे फिर कहने देखा करो लिखा करो। हमने कहा अच्छा भाई, तो कमेंट लिख दिया करो बेटा कुछ ना कुछ। अच्छा है तो, खराब है कहना अरे बड़ा खराब है, बड़ा घटिया है, क्या दे दिया है। तो जो मन हो देना बेटा, किसी एक को खोल कर देखो तो आपको कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी। अब अगर इसको आप लोग बेटा, चलिए अब दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं आज, है ना? ठीक Yes, बेटा? sir. हाँ, ये सब तो चलता ही रहेगा। तो कुछ लिख दिया करो कम बेटा, अच्छा खराब जो भी हो। चलिए एक्सक्रीशन में आ जाते हैं बेटा, और एक्सक्रीशन का पहला पॉइंट क्या होगा देखो, आइए बेटा, इकट्ठा दे दिया बेटा मैंने सब। कुछ जगह कुछ मैटर मैंने पूरी किताब के पॉइंट्स बनाए हैं, जहां नहीं बन पाए उसे किताब की थ्योरी वैसे डाल दी है। लेकिन क्वेश्चन कोशिश की कि पॉइंट्स वाइज क्वेश्चन बन जाएं जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि चेंज लगातार चेंज जारी रहता, चेंज होता रहता बेटा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है एक्सक्रीशन को कैसे डिफाइन करते हो? तो अब यही कहते हो बेटा, बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाती है। सही है ना बेटा? तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बाकी बॉडी में बहुत से चीजें एक्यूमुलेट होती हैं, तो उसमें भी क्वेश्चन एक पूछा गया बेटा, क्या एनिमल कुछ चीजें बॉडी में एक्यूमुलेट करता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2 वाटर, तमाम सी चीज बॉडी में बनती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद। क्वेश्चन आया बेटा आया, ये चीजें कैसे बनती हैं? तो आपका जवाब क्या था, बोलो। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, या ध्यान रखना, बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन। ये क्या शब्द है? मतलब जितनी जरूरत हो उतना ही खाओ। अब कुछ लोग नमक ज्यादा पसंद करते हैं, उनको हल्के में स्वाद नहीं आता है, लेकिन बेटा वो नमक फिर बॉडी में ज्यादा हो जाएगा ना, एक्सेस हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि हमें खाने में ध्यान रखना है कि हम क्या लें। अक्सर मैंने सुना, ध्यान से सुने बेटा, अक्सर मैंने सुना है लोगों से कहते हुए खूब पानी पिया करो, ठीक रहता है, खूब पानी पिया करो। ऐसी सलाह मान करके कुछ लोग बेटा दिन में को 10-10 लीटर पानी पी जाएं। नो नीड, शरीर में कोई जरूरत नहीं है 10 लीटर पानी पी गए भैया, क्यों? उतना यूरिनेशन भी हो रहा है। अब बताओ, जब शरीर में 10 लीटर 8 लीटर 7 लीटर पानी डाल लोगे तो मेटाबॉलिज्म तो चलेगी, किडनी में मूवमेंट तो होगा। एक गिलास पानी में भी अगर आपको मेटाबॉलिक जरूरत पड़ती तो एनर्जी खर्च होती मेरे बेटे। एक चीज तो ये नुकसान हो गया कि आपने पानी ज्यादा पिया हो, उससे आपकी मेटाबॉलिज्म एनर्जी ज्यादा खर्च हुई, हम ज्यादा क्यों खर्च करें। सेकंड, क्या वो जो पानी पिया वो बिल्कुल ही बहुत अच्छा है, जिसमें किसी प्रकार की कोई हानिकारक चीजें नहीं है? ये दूसरा प्रश्न आ गया। तुम पानी भी ज्यादा पी रहे हैं और अच्छा पानी नहीं पी रहे हैं, तो जो तमाम सी दुश्वारियां हैं वो मेरे शरीर में जा रही हैं, मेरा शरीर उनसे लड़ने में पड़ा हुआ है, हमारी इम्यूनिटी उसमें खर्च हुई चली जा रही है। ये क्या सवाल है? अब मैंने बहुत से लोगों को दिया है, पहले पेट भर के यहाँ तक खाएंगे, उसके बाद हाजमोला से पचाएंगे, नहीं तो चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, उससे अच्छा हो जाएगा हाजमा। क्या मतलब इसका होता है? एक्सेस भोजन कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, दुरुस्त रखना है, और मैं ये तो नहीं कहूंगा मेरी तरह आप बने रहो, क्यों मैं 54 साल का हो गया हूं, ठीक है ना? तो बेटा रीजन उसके पीछे शायद कहीं ना कहीं यह जरूर है कि मैं भरपेट खाना नहीं खाता कभी।
आप कहो सर आपको मिलता नहीं कि आप खाते नहीं हो। बेटा मैं खाना खा लूं, उसके बाद मुझे कुछ खिला दो, अगर उतना ही खाना तो मैं फिर खा लूंगा, तब मेरा पेट भरेगा। मैं मात्र इतना खाता हूं। रीजन उसके पीछे यही है, क्योंकि बहुत जब वो खाना खाने बैठते हैं उसके पहले हम सब लोग, अपनी बात भी कहूं तो, इतनी चीजें ले चुके होते, मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। खाने का मन रहता है कि खाना हो जाए तो ठीक है, तो मैं इतनी चीजें ले चुका होता हूं, उसका कैलकुलेशन कौन, उसका हिसाब कौन रखेगा? रखना तो हम ही को पड़ेगा। तो खाना खाते समय इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप एक्सेसिव न्यूट्रिएंट कभी ना लें, ये नुकसान करते हैं, कभी भी हमें बहुत फायदा नहीं देते हैं। तो चाहे खैर ये मैंने अपनी बात बताई, आपको भी इसको ध्यान रखना होगा। तो एक्सेस, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से बेटा ये बनते हैं, एज वेल एज एक्सेस भोजन के कारण से बन जाते हैं, इंजेक्शन ज्यादा हो जाए। फिर दूसरा क्वेश्चन, दीज सब्सटेंस हैव बीन रिमूव्ड टोटली या पार्शली? तो जरूरी है, यस, इनको टोटली निकालना है कि पार्शियली निकालना है। हो सकता है बेटा किसी चीज को टोटली निकालना हो सकता है किसी को पार्शियली निकालना हो। मैं सीएल को कभी पूरा नहीं निकाल लूंगा, इसको नहीं निकाल लूंगा, इसको नहीं निकाल लूंगा, इसको भी नहीं निकालता हूं, इसको मैं निकाल दूंगा, इसको निकाल दूंगा, लेकिन निकलता नहीं। बड़ी समस्याएं हैं। हम चाहते हैं यूरिक एसिड चला जाए, लेकिन निकलता नहीं है बेटा, वो हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा बना रहता है, मजबूरी हमारी है। हम चाहते हैं यूरिया निकले ही नहीं, क्योंकि किडनी के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बनानी है, तो मुझे उसे अपने रखना भी है। तो कुछ चीजें बेटा मुझे टोटली निकालनी होती हैं, कुछ चीजें हमारी बॉडी जानबूझ करके पार्शियल रिमूवल ही करती है। सोडियम क्लोराइड बॉडी में बना रहना बहुत जरूरी होता है, मेंटेनेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? इन सब्सटेंसेस की एलिमिनेशन के मेथड पढ़ेंगे, स्पेशल करेंगे किसके विषय पर? नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए। अब अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं एनिमल में। अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है और इसे लार्ज अमाउंट में पानी चाहिए निकालने के लिए। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप बता पाओगे बेटा 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए कितना पानी चाहिए? लगभग 300 ml से 500 ml पानी चाहिए 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए। ठीक, और यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होती है, इसको बेटा केवल 1 ग्राम के लिए 10 ml पानी चाहिए। और यूरिया के लिए मैं लिख दूं बेटा, यूरिया के लिए बेटा, यूरिया के लिए 50 ml पानी चाहिए 1 ग्राम एलिमिनेशन के लिए। तो मेरे क्वेश्चन क्या मजबूती मिल रही है? मैंने जो ग्राम लिखा है, ml लिखा है, वो मजबूती दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया के लिए ज्यादा तो वे एनिमल जो पानी में रहते हैं वो तो अमोनोटेलिक होते हैं, जो बेटा ड्राई वेदर्स में रहते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, जो सामान्य हैबिटेट में अडॉप्ट हुए हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, जिनको नीचे ये कहा गया है। और नीचे जो कहा गया है उसको बेटा एग्जाम्पल के साथ दिया गया है, मैं उसको ऐसे लिखना चाहता हूं, शायद इस प्रकार से लिखेंगे। तो जो अमोनिया निकालते हैं बेटा वो अमोनोटेलिक होते हैं, जो यूरिया निकालते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, जो यूरिक एसिड रिमूव करते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं। ये तो आपको पता ही है। 1 ग्राम के लिए 300 से 500 ml पानी चाहिए बेटा, 1 ग्राम के लिए 50 ml पानी चाहिए, 1 ग्राम के लिए 10 ml पानी चाहिए पर ग्राम, ये निकालने के लिए। चलिए ये कौन से एग्जाम्पल हैं? एनस्टैटिक एग्जाम्पल हैं, बोलो बेटा क्या है? इंडियन एयरफोर्स भी, समझे, माफी, MAFI, माफी मांगता या चाहता है RBI से। ये बेटा मैंने एग्जाम्पल बना दिए, ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं आपके। इंडियन एयरफोर्स भी माफी मांगता या चाहता है RBI से। तो मैंने कहा इसको डिटेल में करो, तो डिटेल में बेटा ये इंसेक्ट है, इन जो पानी में रहते हैं, ठीक, जो पानी में रहते हैं वो इंसेक्ट है बेटा।
पानी वाले तो होंगे ना, और कोई होंगे? एम्फीबियंस, जो पानी में रहते हैं, मीन्स टैडपोल की बात होगी बेटा, ठीक। फिश जो बोनी है, फिश जो कैसी बोनी, तो आई फॉर इंसेक्ट, ए फॉर एम्फीबिया मीन्स टैडपोल, और एफ फॉर फिश, भी माने बोनी, ये मैमल है। ये बेटा एम्फीबियन है, लेकिन वो टेरेस्ट्रियल हैं, यानी फ्रॉग की बात करेंगे तो बेटा यूरियोटेली बोलेंगे, टैट बात करेंगे तो अमोनोटेली बोलेंगे, फिश जो कि मरीन या कटलेज बोला जाएगा, जो एनसीईआरटी में है मरीन या कटलेज, मांगी माफी, माफी MAFI मांगता है चाहता है, ये रेप्टाइल्स हैं, ये बेटा बर्ड्स हैं, ये इंसेक्ट हैं, और इंसेक्ट जो टेरेस्ट्रियल है, और फिर ये बेटा स्नेल हैं। ये बेटा आपके सारे एग्जाम्पल हैं इसी के, तो ये शॉर्ट में आप याद कर लोगे। इंडियन एयरफोर्स भी, IAF इंडियन एयरफोर्स भी माफी मांगता या चाहता है RBI से, अगर ये लिख लोगे तो आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए, ये पेज आपका पूरा हो गया, ये मुझे रीड नहीं कर रहा हूँ बेटा, है ना, ये रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा बेटा ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक। कुछ ना समझ में आओ तो बता देना, फिर बता देंगे लोग। आइए, ये क्या लिखा है, हाँ ये दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, आर्गन्स लिखे हैं। जब आर्गन की बात आई बेटा, तो 3 प्रकार से बॉडी को कैटेगराइज किया गया है, 3 प्रकार से, जरा देखिएगा बेटा, देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। एक को कहेंगे बॉडी सरफेस से, बॉडी सरफेस से एलिमिनेशन हो रहा है। दूसरे में कहेंगे बेटा सिंपल ट्यूब्यूलर सिस्टम बॉडी में पाए, सिंपल ट्यूबुलर सिस्टम प्रेजेंट हो, और तीसरे में कहेंगे कॉम्प्लेक्स आर्गन बन गए हो ट्यूब्यूल के। अब बिल्कुल आराम से फाइलम को उठाइए और अपने दिमाग में बैठा लिए, आपको यहां पर याद नहीं करना, आप फाइलम को उठाइए और दिमाग में बैठा लिए। बेटा जनरल बॉडी सरफेस कहा गया मेरे बच्चे, आराम से आपको पता होगा जनरल बॉडी सरफेस में पोरीफेरा होगा, सिलेंटेटा होगा, पोरीफेरा, सिलेंटेटा और टीनोफोरा होंगे। और जब यहां आ जाएंगे तो बेटा प्लेटीहेल्मिन्थेस होगा, एस्केहेल्मिन्थेस होगा, एनिलिडा होगा, आर्थ्रोपोडा होगा। डेफिनेटली ये नाम आपको आने ही चाहिए। तो बेटा यहां क्या लिखा हम लोगों ने, पोरीफेरा होगा जनरल बॉडी सरफेस, सिलेंटेटा होगा जनरल बॉडी सरफेस, टीनोफोर होगा जनरल बॉडी सरफेस। यहाँ प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करेंगे तो बेटा फ्लैम सेल्स होंगी जो ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होती हैं बॉडी से बाहर। एस्केहेल्मिन्थेस की बात करोगे तो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल मिलेगी जो कि आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। एनिलिडा की बात करोगे तो ट्यूब्यूल में नेफ्रिडिया आ जाएंगे, और आर्थ्रोपोडा की बात करोगे तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आ जाएंगे। और ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स आर्गन बना देगा जिसको आप किडनी कहने जा रहे हो। तो ये बेटा सारे वर्टिब्रेट्स हो जाएंगे जो किडनी है। फिशेस से लेकर के बेटा मैमल्स तक किडनी पाई जाएगी। फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल सभी में किडनी प्रेजेंट होती है। तो खत्म हो गई बात बेटा। हाँ, अब अगर क्वेश्चन कहा जाए कि आखिर इन आर्गन का क्या काम होता है, तो इंपॉर्टेंट रूप से इन सारे आर्गन काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का सीधा मतलब है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। तो बॉडी में वाटर मिनरल का रेगुलेशन के साथ साथ एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालना इन आर्गन्स का काम होता है। इसीलिए बेटा इस समय ऑस्मो रेगुलेशन टर्म्स यूज किया जाता है या लगाते हैं हम लोग, ठीक। हम भी सबको थैंक यू लिख दें क्या, हैं? इतना भी ग्लैड ना करो यार, है ना? चलो, अब बेटा इस समय आप किसी भी चीज को जरा देख लो तो आप एनिमल किंगडम में इसको आप पा रहे हो बेटा। और स्ट्रक्चर है
मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स हैं, वर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर को किडनी दिया गया है। फिर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर बेटा। अब पहला प्रोटोनेफ्रिया फ्लैम सेल्स प्लेटिहेल्मिन्थेस में मिलने वाली हैं, एग्जाम्पल याद कर लो बेटा, है ना एग्जाम्पल। और ये देखो जो लिखा है ना, ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम इसको इसके अकॉर्डिंग लिख लें तो फ्लैम सेल्स ऑफ द एक्सटीरियर प्लेटिहेल्मिन्थेस प्लेटोमथिक प्लेन एरिया खत्म हो गया। रोटिफर्स सम एनिलिड एंड द सेफेलोकार्डेट्स एम्फिऑक्सस में भी हैं। प्रोटोनेफ्रिया आर प्राइमरी कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड बैलेंस ऑस्मोरेगुलेशन, ये सब चीजें हो गई। इसमें जो सेल्स हैं प्रोटोनेफ्रिया उसको बेटा सोलिनोसाइट कहते हैं। सोलिनोसाइट का भी कोई लिख सकता है, सिमिलर टू फ्लैम सेल्स मानी जाती हैं। दोनों का फंक्शन सेम होता है, स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट रहता है। ज्यादा मत जाओ, सोलिनोसाइट देख लो बेटा एम्फिऑक्सस के लिए। एम्फिऑक्सस को लैंसलेट कहते हैं, एम्फिऑक्सस को ब्रोंकोस्टोमा कहते हो। एम्फिऑक्सस बेटा बिलोंग करती है सिफेलोकॉर्डेटा में, जिसमें नोटोकॉर्ड टेल से हेड तक पाई जाती है। यस। नेफ्रिडिया आपने पढ़ा हुआ है, ट्यूब स्ट्रक्चर अर्थवर्म में होते हैं, और नेफ्रिडिया भी रिमूव वही हेल्प करते हैं पूरा आयनिक बैलेंस। मैंने कहा बेटा नेफ्रिडिया, अब मुझे बता दो 2 से 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, नेफ्रिडिया बेटा पोजीशन के बेसिस से कितने प्रकार के थे? सर 3। चौथे, पांचवें, छठे सेगमेंट में कौन से थे? सर फायरेंजियल था सर। फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया किसे कहा गया? Cartellum. Cartellum को cartellum एक्सोनेफ्री नेफ्रिडिया कौन से थे? septum सर जो बाहर सरफेस पे खुलते थे। इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। इंटेगुमेंट्री, बाकी दोनों बेटा इंटेरोनेफ्रिडिया। इंडोर। चलो अगला क्वेश्चन यहां से ले लो। मेलपिजियन ट्यूबुल बेटा, चलो यहां से पूछ लेते हैं हम आपसे। यहां तक है। कॉकरोच में होते हैं बेटा? Yes, sir. yes sir कहाँ पाए जाते हैं? यस Mid सर। cut, hind cut के बीच. mid cut और hind cut के बीच संख्या Yes, कितनी sir. होती है? 120 to 150. यस सर। सेल्स ग्लैंडुलर हैं या सीलिएटेड हैं या दोनों प्रकार के? दोनों ग्लैंडुलर। दोनों होता है सर, दोनों है बेटा, दोनों है। हमने देखो ये बनाया था और कहा था ये होती हैं सेल्स, ये सीलेटेड भी होती है। यहाँ से लेती हूँ, यहाँ पर बना के भी डालते हैं, तो सीलेटेड भी ग्लैंडुलर भी दोनों लगा था। ठीक, एब्जॉर्टिव होती हैं, सिक्रेटिव होती हैं। ठीक बेटा, और उसके बाद ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनो ग्लैंड्स की इसमें पाई जाती हैं, तो क्या जवाब दोगे? प्राण में। तो मुझे लगता है ये एक सामान्य सी बात है और याद हो जाएगा, वो इसमें बहुत समय लगाने की जरूरत नहीं है। चलो, ह्यूमन एक्सिड सिस्टम का मैं सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिससे आप बता दोगे। नंबर 1 क्वेश्चन बेटा, कितने ऑर्गन सभी के नाम बोलो बेटा? ह्यूमन में एक्सिडी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन बेटा? Kidney, liver, ureter, urethra, urinary bladder, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। liver. लीवर और एक्सिडी सिस्टम में अंतर बेटा, जब आपको एक्सक्रीटिव सिस्टम कहा जाएगा तो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, बस 4 नाम दोगे। लीवर नहीं आएगा बेटा यहां पर। आएगा लीवर? तो यूरिया तो लिवर में बनेगा। नहीं, जब भी कहा जाए एक्सक्रीटिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो लीवर नहीं आना उसमें। यूरिया बनना अलग है, एक्सक्रीटिव सिस्टम से एलिमिनेट किया जाना तो किडनी का काम है, इसलिए लीवर एसेसरी ऑर्गन में है। वो मेटाबॉलिज्म हो रही बेटा वहां पर।
लीवर ने एमिनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से उपयोगी चीज निकाल लिया। सुनिएगा, लीवर ने एमिनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से उपयोगी चीज निकाल लिया। बेकार की चीज क्या बची? अमोनिया। अब अमोनिया कैसी थी? टॉक्सिक। अब क्योंकि सीधे सरफेस पे पानी मिला नहीं कि अमोनिया को डिफ्यूज करके निकाल देते, तो बॉडी की परेशानियां बढ़ गई। उसने कहा अमोनिया क्या क्या करेंगे, तो वेस्ट है। तब उसने बेटा CO2 के रिएक्शन से इसको यूरिया में बदल लिया। ये लेस टॉक्सिक है। फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बाकी हम यूरिया सिंथेसिस पढ़ाएंगे तब समझना, लेकिन बात को, कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए जरूरी है। सुनिए बेटा, लीवर हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तमाम सी मेटाबॉलिक बॉडी की लीवर में चलती रहती हैं। लीवर हटा तो आदमी गया। लीवर में प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है, एमिनो एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है, डीएमिनेशन होता है, अमोनिया निकल जाती है, बाकी कीटो एसिड्स काम में आ जाती है। अब अमोनिया टॉक्सिक होता है, लीवर बाहर निकाल नहीं पाता, तो तुरंत अमोनिया को यूरिया ने, अब अमोनिया को लीवर ने CO2 मिलाकर यूरिया बना लिया। यूरिया लेस टॉक्सिक है, इसे ब्लड में भेज दो, इसे निकालने की व्यवस्था कोई और करेगा। ये चीज है बेटा, जिसे एसेसरी आर्गन बोलोगे। ये एक्सक्रीटरी नहीं है, ये एलिमिनेशन में हेल्प नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ, क्या नेफ्रिडिया अर्थवर्म में यूरिया बनाता है? जवाब होगा नहीं। बॉडी की क्लोरेगोजन सेल्स होते हैं और यूरिया बना करके फ्लूइड में छोड़ देते हैं, नेफ्रिडिया उसे लेकर के बाहर छोड़ देगा। तो एक्सक्रीटरी आर्गन का काम होता है नाइट्रोजन वेस्ट को जहां बने हैं उनसे लेकर बाहर निकालना। लेकिन एक बहुत खूबसूरती है कि ये जो मैपिजन ट्यूबुल है दोनों काम करता है। इसकी इसी सेल में यूरिक एसिड बनती है, यहां से यूरेट लेते हैं, यूरिक एसिड बनती है, यहां निकाल देते हैं। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है, यहां यूरिक एसिड की सिंथेसिस होती है। ये नेफ्रिडिया बेटा यूरिया नहीं बनाता, नेफ्रिडिया बेटा अमोनिया नहीं बनाता, बॉडी की दूसरी मेटाबॉलिक सेल्स वेस्ट बनाती हैं, नेफ्रिडिया उसे निकालता है। फ्लेम सेल्स अमोनिया यूरिया नहीं बनाता, बॉडी की दूसरी सेल्स अमोनिया यूरिया बनाती है, फ्लेम सेल्स उसे निकालने का काम करती है। किडनी यूरिया नहीं बनाता, लीवर यूरिया बनाता है, उसको किडनी निकालने का काम करती है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेजॉरिटी में रोल है कि केवल रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, ना कि सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट। यहां पर बात एक बिल्कुल अलग है, इसको आप छोड़ दें तो। समझ में आई बात बेटा? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं वो किस में इन्वॉल्व हैं? तो आप क्या कहो बेटा, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, सिंथेसिस नाइट्रोजन वेस्ट का काम कोई और करने वाला है। तो चलिए एक क्वेश्चन का जवाब फिर से दीजिए बेटा, किडनी कितनी होंगी? 2, यूरेटर 2, ब्लैडर 1, यूरेथ्रा 1, कलर रेडिश ब्राउन, reddish brown, टेप बीन शेप, पोजीशन लास्ट thoracic to third lumbar, कैविटी कौन, किस कैविटी में? abdominal cavity, लंबाई 10 to 12, 10 to 12, चौड़ाई 4 to 5 to 5, 7, मोटाई 2 to 2 to 3, 2 to 3, कॉनकेव सरफेस पर पॉइंट हाइलम क्या प्रवेश करता है उससे? ureter, यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व। आर्टरी जाती है, नर्व जाती हैं, वेन्स निकलती हैं और यूरेटर निकलती है। ठीक, ओके डन। अगला क्वेश्चन बेटा, स्ट्रक्चर पे आ जाओ। कहाँ स्ट्रक्चर बना ना अगले पेज पे? यस बना है, ओके। यहां से क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा इस पर। सबसे पहला पॉइंट किसके लिए है? कवरिंग, बोलो बेटा। renal capsule, रीनल कैप्सूल अंदर कितने भागों में बटा बेटा? 2, cortex बाहरी medulla, भाग cortex,
कॉर्टेक्स अंदर का भाग बेटा, मेडुला 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 कहीं लिखा है? नहीं, अंदर का भाग मेडुला। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब दो चीजें हैं, अगर मेडुला कार्टेक्स की ओर जाएगा तो क्या बनाएगा, और कार्टेक्स मेडुला में आएगा तो क्या बनेगा, बता दो बेटा। कॉर्टेक्स इन मेडुला रेनल कॉलम वर्टेनी। हाँ, कॉर्टेक्स मेडुला में द रीनल कॉलम ऑफ वर्टेनी, चौथा क्वेश्चन हो गया। ओके डन बेटा। अब मेडुला का उसके बीच में जो भाग है वो क्या कहलाएगा बोलो? मेडुलरी पिरामिड। पिरामिड्स कितनी होते हैं पिरामिड, एक कितने में? 6 से 7 बताओ बेटा, पढ़ा तो है ही आपने। 5 to 7 7 गिन के बता रहे हो? क्यों क्यों? 7 बने इसमें। 7 बने, हमें तो 4, हाँ 7 बने तो 7 बता दोगे। वेरी गुड, बहुत होशियार हो यार। 8 to 12 होती है तो 12 होती है, 1 दर्जन लगभग बेटा। ठीक है, कितने लगाने हैं आपको? 12 अप टू 12। हाँ चलो अगला क्वेश्चन बेटा, पिरामिड भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? यूरेटर यूरेटर। अंदर अंदर इसका ब्रॉड पार्ट क्या कहलाता है? रीनल पेल्विस रीनल pelvis। पेल्विस। ब्रॉड पार्ट क्या कहलाता है बेटा? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस कहलाता है। ठीक बेटा, ठीक। रीनल कॉलम ऑफ वर्टिनाई। अच्छा बेटा, अब ये क्वेश्चन है कि इसके जो नेफ्रॉन होते हैं वो किस रीजन में पाए जाते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन? कॉर्टेक्स मेनली। नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में होते हैं, उसका छोटा सा पार्ट हमारा इसमें भी तो प्रेजेंट होगा। मेडुला में भी होता है। मेडुला में भी होता है। हाँ कैलिसिस बताना बेटा आपको, बताओ। कैलिसिस बताओगे बेटा? माइनर कैलिसिस और फिर मेजर कैलिसिस। माइनर कैलिसिस कितने होते हैं? छोटे छोटे जो रीजन होंगे माइनर कैलिसिस होंगे, इनकी संख्या 5 से 7 लिखनी बेटा। माइनर कैलिसिस संख्या कितनी है? 5 से 7, नहीं ज्यादा है बेटा, क्यों जितने पिरामिड होंगे उतने हो जाएंगे। गलत लिख दिया मैंने। 8 to 12 होगी सर। हाँ हाँ, और बेटा पिरामिड जितने ना उतने बन जाएंगे। सॉरी, ये पिरामिड के बीच में होंगे तो 12 तक जाएंगे बेटा। ठीक, ये 12 तक चले जाएंगे। और मेजर कैलिसिस उनके मिलने से बनेंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी, 2 से 3 रहेगी बस। माइनर कैलिसिस ज्यादा होते हैं, मेजर कैलिसिस कम होते हैं। और मेजर कैलिसिस जब मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं बेटा? ओपन होते हैं आकर के पेल्विस में। हाँ, तो माइनर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस, फिर पेल्विस, और फिर यूरेटर, फिर उसके बाद बाल। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है, रीनल कॉलम ऑफ वर्टिनाई के बाद रीनल डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी क्या होते हैं बेटा बताओ? बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट, जब एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारी कलेक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट डक्ट के में, ब्रांचेस। यस, जो पेल्विस पर आकर खुलती हैं, वो अभी आगे चल करके आ जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया है। मुझे उम्मीद है सब लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं बेटा रीडिंग में? चलें बेटा? यस बोलो, यस सर। बोल दिया करो बेटा। कोई दिक्कत हो, कहीं लाइन को समझ ना रही हो आप लोग इसके पहले? अच्छा, अब आ गया। हर किडनी में बेटा कितनी नेफ्रॉन्स? लगभग 1 मिलियन। 1 मिलियन है। प्रत्येक नेफ्रॉन के कितने पार्ट हैं बेटा? तो 2 पार्ट हैं। कौन कौन सा पार्ट है?
ग्लोमेरुलस Glomerulus और और renal ट्यूब्यूल। इसमें ब्लड कैपिलरी वाला पार्ट क्या है? ग्लोमेरुलस। और ट्यूब्यूल वाला पार्ट क्या है? ये ट्यूब्यूल बेटा कहाँ? तो ग्लोमेरुलस कैसा बेटा बोलो? टफ्ट ऑफ द कैपिलरी है जो एफरेंट और इफरेंट से निकल के आती है। एफरेंट इफरेंट में किसकी ल्यूमेन वाइडर होती है बेटा? efferent की एफरेंट की। किसकी नैरो होती है? इफरेंट। efferent की इफरेंट की नैरो होती है। ठीक है, चलो इतना तो हो गया क्लियर। आओ अब बेटा रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट कौन सा होता है बोलो? मोमेंट्स Momus कैप्सूल। capsule. किस शेप का होता है बेटा ये? यू शेप। cup Cup shape shape. Cup कप shape. शेप। डबल वार्ड है कि सिंगल वार्ड है? Double. double wall डबल। इनर वॉल में कौन सी सेल्स होती है बेटा? odocyte ओडोसाइट। Odocyte. आउटर वॉल में क्या होते हैं बेटा? स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक। yes sir हाँ, इनर वॉल में क्या है बेटा? पोडोसाइट। आउटर वॉल में क्या है बेटा? स्क्वैमस Squamous एपिथेलियम। epithelium अभी बेटा कल संडे, हाँ संडे को सर के साथ बैठ करके हम लोगों ने ये सोचा कि जल्दी से सिलेबस खत्म कर दो। हम कहें सर बीच में रिवीजन भी कराते रहते हैं, कहते हैं जल्दी से पहले सिलेबस खत्म कर दो पूरा, उसके बाद फिर रिवीजन शुरू कर दो। फिजियोलॉजी बचा हुआ, प्लांट फिजियो एनिमल फिजियोलॉजी क्या खत्म कर लो पहले पूरा सारे चैप्टर्स, उसके बाद फिर रिवीजन शुरू कर दो। 2 घंटे में फिर पूरी किताब जैसे 2 लाइनर 3 लाइनर जो भी कॉन्सेप्ट बना लो, उसमें रिवीजन शुरू कर दो। तो हमने कहा हमने नोट्स दिए हुए हैं तो नोट्स को रीडिंग कर लेना। अगर आप लोग निकाल पाना तो बेटा कहीं से निकलवा लेना उसकी कॉपी। पॉइंट्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, एक बार रीडिंग करोगे तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको ये थोड़ा सा याद हो जाएगा, किस पार्ट में कितने याद करने होते हैं वो भी याद हो जाएगा। और हम ये चाहेंगे वो अगर आप हाथ में रखोगे तो उस नोट्स को मैं डिस्प्ले करके क्वेश्चन पूछता चलूंगा एक एक बार, तो उससे भी याद हो सकते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं कोई हार्ड रूल नहीं बना रहा हूँ उसके लिए, एक बार कोशिश करेंगे उससे हम रिवाइज करा पाएंगे तो इसमें नोट करके हम उसे जल्दी से क्वेश्चन बनाकर इस पर पढ़े रहेंगे, हम उसकी रीडिंग कराते रहेंगे। ठीक है, वो एक हार्ड एंड फास्ट रूल या मेरे पास ये बने हैं, मैं आपको उसी लाइन से क्वेश्चन पूछता रहूंगा। अगर आप उसकी कॉपी निकाल लोगे या अपने लैपटॉप पर या मोबाइल पर जैसे भी देख पाओगे तो वो भी एक बहुत बढ़िया सा पार्ट रहेगा। चलिए अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को मिलाकर क्या कहते हो बेटा? Malpighian corpuscle मेल्फिजियन बॉडी। मेल्पिजियन बॉडी या मेल्पिजियन कार्पसेल्स भी कहते हैं। रीनल कार्पसेल या मेल्पिजियन कार्पसेल भी कहते हैं। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल और कार्पसेल में अंतर समझ गया? ट्यूब्यूल कहाँ है इंसेक्ट में, कार्पसेल्स यहाँ पर है। ट्यूब्यूल बेटा फिर अब कंटिन्यू किसके साथ होगी जल्दी से बोलो बेटा? पीसीटी पीसीटी। है ना? पीसीटी कैसी, कॉइल्ड है कि नहीं कॉइल्ड है बेटा? not कॉइल्ड है बेटा, पीसीटी कॉइल्ड है। और हेयर पिन शेप्ड कौन है बेटा? हेनले लूप। हेनलेस ट्यूब में कितनी लिम्ब है? 2। so असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। नीचे जाने वाली, descending डिसेंडिंग। ऊपर आने वाली, असेंडिंग। ascending असेंडिंग किसके साथ कंटिन्यू हो जाएगी बेटा? डीसीटी। डीसीटी। ठीक, और डीसीटी किस में ओपन होगी बेटा? collecting कलेक्टिंग डक्ट कैसी होती है? straight स्ट्रेट। तमाम सी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर बनाएंगे डक्ट ऑफ belly बैलेनाई, और बैलेनाई फिर ओपन होंगी किसमें बोलो बेटा? renal pelvis रीनल पैलिविस, कैलिस के थ्रू ओपन होंगी, पैलिविस फिर उसके बाद बाहर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। अब बेटा 3 चीजें बोलो, मेल्पिजियन कार्पसेल, पीसीटी, डीसीटी, नेफ्रॉन, ये सब बेटा किस पार्ट में होते हैं बोलो बेटा? cortical कॉर्टिकल। हेनलेस ट्यूब किस भाग में होता है बेटा? medullary Medulla में. ठीक, दूसरा ये खत्म हो गया। पोजीशन, ये बेटा पोजीशन बताती है डिफरेंट पार्ट की, ये खत्म हो गया। दूसरा बेटा नेफ्रॉन कितने प्रकार के हैं? 2. कौन कौन से हैं? Cortical और medullary. मेडुलरी। कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी। किन की संख्या बेटा ज्यादा है? कॉर्टिकल। Cortical वालों. कॉर्टिकल कितने % है? 85% 85। हाँ, उसे बेटा ऐसा बोलो 65 से 85 ये बोला करो तो ज्यादा सही रहेगा, और वो 15 से 35% हो जाएंगे। जक्स्टा मेडुलरी 15 से 35% हो जाएंगे। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन बेटा, इनमें से किसमें वासारेक्टा का नेटवर्क होता है? जक्स्टा मेडुलरी। जक्स्टा में कौन बेटा यूरिन के कंसंट्रेशन में हेल्प करता है? जक्स्टा मेडुलरी। जक्स्टा। कौन बेटा डाइल्यूशन में हेल्प करता है?
कॉर्टिकल कॉर्टिकल, किसके बेटा लूप बहुत गहराई में जाते हैं? जक्स्टामेडुलरी, कौन बेटा जो बिल्कुल बीच में बने रहते हैं? कॉर्टिकल, किसके लूप से छोटे होते हैं? कॉर्टिकल, किसके लूप से बड़े होते हैं बेटा? जक्स्टामेडुलरी, किसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क होता है? जक्स्टामेडुलरी, किसमें वासा रेक्टा का नेटवर्क होता है? जक्स्टामेडुलरी, कौन? हाँ, कौन यूरिन को कंसंट्रेट करता है? जक्स्टामेडुलरी, तो मुझे लगता है ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ से। बोलो बेटा, Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो आप सबको तो याद है ही सारी चीजें। अब बेटा क्वेश्चन ये है ब्लड सर्कुलेशन ऑफ किडनी। किडनी में ब्लड सर्कुलेशन शुरू करोगे तो कैसे शुरू कर सकते हो, बता सकते हो बेटा? एफरेंट आर्टरियोल्स, चलो थोड़ा सा बता रहे हैं। किडनी है, डॉर्सल एओर्टा है, रीनल आर्टरी अंदर प्रवेश कर गई। यस, 5 ब्रांचेस हो गई इसकी। फिर इनकी फर्दर ब्रांचेस हो गई। फिर अंदर आने के बाद हम सब ने इसमें देखा क्या है, ये तो लोब्यूल के बीच में जाने वाली ब्रांचेज ये हैं। ये सब आर्टरीज की ब्रांचेस हैं बेटा, ये सब जा रहे हैं। यहीं पर एक चीज आ जाती है, मिडिल रेस के बीच में जा रहे हैं। एक नाम बेटा इसलिए मैं लिखना चाहूंगा, क्वेश्चन कभी बीएचयू में पूछा गया था, आर्कुएट आर्टरी कहां पाई जाती है? कौन सी बेटा? तो रीनल आर्टरी की ही ब्रांच जो किडनी के अंदर होती है आर्कुएट कहलाती है। तो ये सीधे डायरेक्ट कहीं भी नोट कर लेना, आर्कुएट आर्टरी कहां पर होती है। ठीक, उसके बाद बेटा इसकी ब्रांचेस निकलती हैं आर्कुएट की, और इसकी ब्रांचेस भी निकलेंगी, ढेर सारी होंगी, हजारों की संख्या में। और ये आगे चल करके, यानी ये आगे चल करके हम इसको आगे चलकर कहने वाले हैं, ये बेटा आगे चल करके क्या कहलाएगी? एफरेंट आर्टरियोल। और ये बेटा बनाने वाली है ग्लोमेरुलस, और ये हो जाएगी हमारी अब इफरेंट आर्टरियोल। ये एफरेंट, ये इफरेंट। इफरेंट बेटा बाहर निकली। थोड़ा सा बेटा 1-2 पॉइंट हम और बताना चाहेंगे। इफरेंट आगे निकली, अब ये क्या करेगा बेटा? ये ग्लोमेरुलस हो गया, इफरेंट आगे निकली, तो इफरेंट बेटा 2 तरह की हो गई आगे जाकर के। एक है जो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क बनाएगा बेटा, और एक है जो वासा रेक्टा बनाएगी। ये बाहर आएगी और ये भी बाहर आएगी, और जब ये दोनों बाहर आएंगी तो बेटा ऐसे ही पूरे नाम आएंगे, और तब इसके नाम बेटा वेन्स में शामिल होंगे। और वेन्स के बाद बेटा जब ये बाहर आएगी तो वेना केवा में खुलेगी, इसे रीनल वेन कहोगे। हम नेटवर्क में ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन एक रेटिया मिराबिलिस होता बेटा, जिसमें हम सब देखते हैं कैपिलरी से कैपिलरी के बीच जो नेटवर्क होता है उसे रेटिया मिराबिलिस कह देते हैं। यहां पर ना भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं। ग्लोमेरुलस के बाद जो इफरेंट होती है वो 2 तरह के नेटवर्क बनाती है, पेरिट्यूबुलर और वासा रेक्टा।
इसी का ब्रांच होता है, इसी का ब्रांच होता है, ये जक्स्टा में है, ये यहाँ पर है। इसी को थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं। तो देखिए बेटा जरा सा, efferent arteriole emerging from the granulus form a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries। ये तो पाई जाती है। उसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का छोटा सा पार्ट ये निकलता है, माइन्यूट वेसल्स ऑफ दिस नर्व रन पैरेलल टू द हेडलेस लूप फॉर्मिंग द यू शेप्ड वासा रेक्टा। और ये एब्सेंट या हाईली रिड्यूस होती हैं कॉर्टिकल में, एब्सेंट या हाईली रिड्यूस होती है। ये शब्द थोड़ा सा क्लोज है, आप इसे यहाँ पर देख लोगे। ये ग्लोबुलस है तो आपको पता ही है। और ये बात हो गई हमारी, देखो तो इफरेंट जो निकलते हैं वो बेटा, ये जो रेड वाला पार्ट नेटवर्क है, ये पूरा पूरा पेरिट्यूबुलर नेटवर्क यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। दिस इज इंटायर, है ना, नेटवर्क। और इसी का जो पार्ट हमारा वो यू शेप जो पार्ट बनता है, उसी को नाम क्या देते हैं बोलो, वासा रेक्टा कहा जाता है। तो इसमें बहुत डिस्टिंग्विश नहीं है, इन वासा रेक्टा पूरा यू शेप्ड स्ट्रक्चर का नेटवर्क बनाता है, जो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क का पार्ट होता है। तो क्वेश्चन ये कहेंगे कि हम लोग बेटा इसको भी नेटवर्क ऑफ कैपिलरी कहते हैं और इसको भी नेटवर्क ऑफ कैपिलरी कहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है बस ये बताना है। इसमें बेटा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। फिल्ट्रेशन किसका फिल्ट्रेशन होता है? तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, गैस से एक्सचेंज नहीं होता है। यहाँ पर बेटा फिल्ट्रेशन भी है, सिक्रीशन भी है और यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज भी होता है। तो जब यहां से ब्लड निकलकर यहां आता है तो इसमें बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इससे जब ये बाहर निकलता है तो ब्लड बेटा डीऑक्सीजनेटेड की कैटेगरी में आता है और ये जा करके आगे फिर वेन्स बनाने का काम करती हैं। थोड़ा सा ब्लड में ये डिफरेंस मिल जाता है और पाया जाता है। ठीक, माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं रेटिया मिराबिलिस को। तो जो सर्कुलेशन है वो रेटिया मिराबिलिस कहलाता है। मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं, उसको जरा देखना बेटा। बताओ बेटा, ऐसे ब्लड सर्कुलेशन में पहला क्वेश्चन, कार्डियक आउटपुट कितना है? बोलो बेटा। 5 लीटर। ठीक, मैंने कहा चाहे ना तो नोट कर लेना, कार्डियक आउटपुट कितना है? 5 लीटर। ठीक, अच्छा, दोनों किडनी को कितने % ब्लड जाता है? 150। ठीक, 20%। गुड, वेरी गुड। 20% प्लस है बेटा, कम नहीं है, ज्यादा है। दोनों किडनी को कितने ml ब्लड जाता है बेटा? 1100 से 1200 ml। कितना लिखा है? 1100 से 1200। ठीक, अगला क्वेश्चन, रीनल ब्लड फ्लो कितना होता है बेटा? अरे यार, अभी किडनी में जो ब्लड गया पगले, यही तो 1% से 25% या 1100 ml से 1200 ml, यही तो है रीनल ब्लड फ्लो। कोई क्वेश्चन नया थोड़ी लाने वाले हैं। रीनल ब्लड फ्लो कितना हो गया बेटा? बोलो। 1100। ठीक, अच्छा, अब ये बताओ बेटा, रीनल ब्लड फ्लो जितना हुआ उसमें रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना लिखा जाता है? 450 ml। लगभग 650 ml बेटा। रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना लिखा जाता है बेटा? 650। ठीक बेटा, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन किसे कहेंगे हम लोग? यहाँ पर रीनल पोर्टल सर्कुलेशन किसे कहते हैं, बता पाओगे? रीनल पोर्टल सर्कुलेशन क्या हमारी बॉडी में है? और है नहीं, तो कहाँ है? फ्रॉग्स में होगा। अच्छा, फ्रॉग में होता है, बिल्कुल सही है। किडनी में नहीं है?
पोर्टल सर्कुलेशन का की डेफिनेशन क्या है? तो इसे थोड़ा समय रीनल पोर्टल सर्कुलेशन किडनी में होता हो किसे कहते हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, 1-2 मिनट सुन लेना बेटा। वाला सर्कुलेशन नहीं जो फ्रॉग में है। बोलो, उस पोर्टल सर्कुलेशन का क्या मतलब था पता है बेटा? ध्यान सुनना। एक आर्गन से ब्लड बेटा दूसरे आर्गन में जाए, यस। दूसरा Yes, बेटा, एक कैपिलरी से ब्लड ले बेटा पोर्टल वेन के द्वारा बाद दूसरी कैपिलरी वहां छोड़ दे। तो शुरू हो कैपिलरी से और एंडो कैपिलरी पर, एक आर्गन से दूसरा आर्गन, कैपिलरी शुरू कर कैपिलरी, इसे पोर्टल वेन कहते हैं। तो लोअर लिम्ब से किडनी की ओर जाए, दिस इज रीनल पोर्टल वेन। ये रीनल पोर्टल सर्कुलेशन है, रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं है, कैपिलरी से कैपिलरी है। कैसा सर्कुलेशन है? कैपिलरी से कैपिलरी का सर्कुलेशन है। तो कैपिलरी कहां से शुरू है? ग्लोमेरुलस एक कैपिलरी है कि नहीं है? बोलो बेटा। हाँ, इसमें बेटा ग्लोमेरुलस एक कैपिलरी नेटवर्क है, फिर आर्ट्रियोल आ जाता है और उसके बाद फिर कैपिलरी नेटवर्क हो जाता है पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। तो यहां पर बेटा कैपिलरी है, यहां पर आर्ट्रियोल है, यहां पर फिर कैपिलरी है। तो क्या कैपिलरी टू कैपिलरी है या नहीं, ये बताओ बस बेटा। यस सर। yes, sir. इसीलिए बेटा इसे रीनल पोर्टल सर्कुलेशन कहा जाता है। रीनल पोर्टल सिस्टम मत लगाना। किडनी के अंदर क्या रीनल पोर्टल सर्कुलेशन है? तो उसे आप कहोगे यस, किडनी के अंदर रीनल पोर्टल सर्कुलेशन है। कभी कहीं कोई पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ, रीनल पोर्टल सिस्टम मत लगाना बेटा। रीनल पोर्टल सिस्टम की 2 बातें गांठ बांध कर रखो। पहली, एक आर्गन से दूसरे आर्गन में विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट, कैपिलरी के थ्रू लेना और कैपिलरी के थ्रू उस आर्गन में छोड़ देना। लोअर लिम्ब की कैपिलरी से लेना और किडनी की कैपिलरी में छोड़ देना, दिस इज रीनल पोर्टल सिस्टम। इंटेस्टाइन की कैपिलरी से लेना और लीवर में छोड़ देना, दिस इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इन किडनी के अंदर ही अंदर है, तो आर्गन टू आर्गन वाली बात तो खत्म हो गई, इनसाइड द किडनी है। ये मुझे दिख रहा है कैपिलरी से कैपिलरी है, कैपिलरी आर्टियोल कैपिलरी, नेटवर्क सिंगल फिर नेटवर्क, नेटवर्क सिंगल फिर नेटवर्क, नेटवर्क सिंगल फिर नेटवर्क। सो दिस इज रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, जो आपको अपने ढंग से बेटा इसे नोट कर लो, लिख लो, कभी जरूरत पड़ेगी जरूर। ये बेटा माइक्रो सर्कुलेशन कहलाता है। इसी ऐसे सर्कुलेशन को रेटिया मिराबिलिस कहते हैं, जिसमें बीच में आर्ट्रियोल आ जाता, कैपिलरी आर्ट्रियोल कैपिलरी, रेटिया मिराबिलिस कहलाता है। रेटिया मिराबिलिस, सॉरी, एक्स्ट्रा पॉइंट है, मुझे बताना नहीं चाहिए था, ये मैंने बता दिया। क्लियर बेटा? हेलो, किडनी में सर्कुलेशन हो गया रेटिया मिराबिलिस वाला। चलो, अब आपके पास जो आता है सिस्टम वो कौन सा है? ये सब हो चुका है, क्या हुआ? चलो, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन बेटा फिजिकल प्रोसेस है कि केमिकल चेंज है? Physical process. फिजिकल या केमिकल? Physical. फिजिकल। मैं यहीं पर लिख सकता हूं बेटा यूरिया सिंथेसिस। इसको मैं आगे कहीं बता दूंगा थोड़ा डिटेल में बेटा, जरूरी हो है आपके लिए जानना चाहिए। यूरिया सिंथेसिस से बोलो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्सक्रीशन है ये बेटा, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्सक्रीशन है।
इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होना, जो जैसा है बस फिल्टर करना है। यूरिया सिंथेसिस लीवर में होती है और यूरिन फॉर्मेशन किडनी में होता है। कितनी प्रोसेस इन्वॉल्व है बेटा? 3। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। पहली है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप। किसके बीच होती है बताओ बेटा? ब्लड है ना, ग्लोमेरुलस में होती है। एवरेज ब्लड किडनी में कितना आता है? 1100 से 1200 ml फिल्ट्रेट आता है किडनी में पर मिनट। 1/5 ऑफ द ब्लड पंप इज 20% कहते हैं, लेकिन 20 से ज्यादा होता है बेटा। ठीक, कैसे यहां पर बताएंगे हम लोग? तो मैं इसको बताने से पहले प्रेशर बताना पड़ेगा, मेम्ब्रेन वगैरह तो है। बताओ बेटा, नेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन लगता है ना? यस सर। कितने प्रेशर लगते हैं बेटा वहां पर? 3। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है? 60 mmHg। 60 mmHg। ठीक, फिर बेटा ब्लड कैपिलरी में ब्लड के कारण लगने वाला क्या कहलाता है? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक। Colloidal कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? 32 mmHg। 32, यस। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है? 18। दिस प्लस दिस माइनस दिस, यस बेटा, yes sir। बराबर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आ जाएगा बोलो? 10 mmHg। कितना बेटा? 10 10 mmHg। ये आपको मालूम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बता रहा। ये प्रेशर किसके कारण होता है? GHP इज ड्यू टू। सर जो डायमीटर डिफरेंट होती है एफरेंट आर्टेरियल और इफरेंट आर्टेरियल ग्लोमेरुलस के कारण। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसका डायमीटर बेटा कम होता है, तो दिस इज एक प्रकार का ब्लड प्रेशर है। ठीक, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर किस कारण से होता है? कोलॉइड साथ में रहना चाहते Colloidal particles। हाँ, इसे कहते हैं प्रोटीन पार्टिकल्स कहते हैं मेरे। कोलॉइडल भी प्रोटीन की जो प्रोटीनियस कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, ब्लड की प्रोटीन के कारण जो प्रेशर होगा वहां पर कोलॉइडल प्रेशर कहलाएगा। ये बेटा किसके कारण होता है? Capillary network। कॉमन कैप्सूल। Podocyte से निकल। हाँ, यहां पर बेटा फिल्ट्रेट के कारण प्रेशर ड्यू टू फिल्ट्रेट इन द बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रो माने पानी के कारण, ये पानी है। और यहाँ भी बेटा ब्लड प्रेशर भी पानी के कारण होता है, ध्यान रखना। इसीलिए ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज बीपी इज ड्यू टू वाटर। अगर पानी यहाँ खूब रहेगा तो बीपी खूब रहेगा, बीपी खूब रहेगा तो बेटा जीएफआर होता रहेगा। ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट प्रॉपर चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यस बेटा, तो ये हम लोगों का प्रेशर रहा है। और इसके बाद बेटा आप जो है आज अभी रहने देते हैं, कल बेटा इसकी फिजियोलॉजी पूरी हो जाएगी, तो कल एक्सक्यूटी खत्म हो जाएगा। कल 24 है और क्लासेस हम लोगों की लगातार चलेंगी। होली में एक दिन की छुट्टी होगी, बस दिन खेलोगे आप लोग, ठीक है। सारी क्लासेस होंगी हम सब की, और हम सब मार्च के एंड तक पूरा सिलेबस चाहते हैं फिनिश हो जाए। इन पेपर्स को बेटा जो मैंने दिए हैं उसे पढ़ लो, और अगर नोट से निकलवा पाना तो निकलवा लेना, कॉपी बनाकर रख लेना, याद करने में थोड़ी सी सहूलियत रहेगी। ठीक, ओके बेटा, कोई दिक्कत किसी को?